सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इससे कुछ नए टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने कई टॉपिक्स आपको करा दिए थे, तो आज हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति से फिर से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के द्वारा अपनी अपनी भूमिकाओं को समझना आवश्यक है। प्रबंध के क्षेत्र में व्याप्त नई प्रवृत्तियों ने इसे समझना कुछ कठिन बना दिया। विभिन्न व्यक्ति प्रबंध की प्रकृति का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक इंजीनियर प्रबंध का अर्थ मुख्यतः उत्पादित की जाने वाली वस्तु के डिजाइन एवं यंत्र आदि के उत्पादन से लगाता है, जबकि एक रसायन शास्त्री विभिन्न सूत्रों के रूप में इसे समझने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब बताया गया कि प्रबंध का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में लेते हैं। सबका अलग अलग मत है प्रबंध की प्रकृति को लेकर। अतः कहना उपयुक्त होगा कि विभिन्न व्यक्तियों को अपनी अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए प्रबंध की प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है, ताकि वह उन्हें कार्यों के निष्पादन में रुचि ले जिनका पूरा किया जाना आवश्यक है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से प्रबंध की प्रकृति को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। पहला है प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। प्रबंध विज्ञान है अथवा कला या निश्चित करने से पूर्व प्रबंध का विज्ञान के रूप में तथा कला के रूप में अलग अलग अध्ययन कर लेना नितांत जरूरी है। इस अध्ययन के उपरांत ही यह कहा जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान है अथवा कला। तो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान है, आपको ट्रू फॉल्स बताना रहता है, या फिर कभी कभी आ जाता है कि प्रबंध कला या विज्ञान है, इसका विवेचना के साथ इसको बताएं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है। चलिए देखते हैं। प्रबंध कला के रूप में मैनेजमेंट एज एन आर्ट। प्रबंध को सामान्यतः कला समझा जाता है, क्योंकि कला का अर्थ किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करना है। वास्तव में कला सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की विधि है। तो प्रबंध को एक कला के रूप में बताया गया है, क्योंकि कला का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को करने अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और कुशलता को उपयोग करना। ठीक है, किसी काम को या फिर अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने कुशलता और अपने ज्ञान को उपयोग करेंगे, तो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। और प्रबंध में भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। कला ठोस परिणामों को प्राप्त करने का एक तरीका है। कलाकार की सफलता उसके कार्य के परिणामों से आंकी जाती है। देखिए, जॉर्ज टेरी ने कहा था कि चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। मतलब आपके अंदर जो चातुर्य है, आपके जो गुण हैं, उनके प्रयोग करके आप अपनी इच्छा अनुसार जो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त करना क्या कहलाता है, कला कहलाता है। अतः प्रबंध को कला की संज्ञा देना गलत नहीं है, क्योंकि प्रबंध में कला की इन विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे कि देखिए, प्रबंध का अर्थ इस बात में है कि उससे व्यवसाय की कुशलता कितनी बढ़ती है, ना कि इस बात से कि प्रबंधक को प्रबंध शास्त्र का कितना ज्ञान है। तो प्रबंध का महत्व इस बात में है कि जो व्यवसाय है उसकी कुशलता कितनी बढ़ती है, ना कि बल्कि जो प्रबंधक है वो कितना कुशल है या फिर कितना ज्ञानवान है। तो बेसिकली यह देखा जाता है कि उस व्यवसाय की ग्रोथ कैसा है, उस व्यवसाय की कुशलता कैसी है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रबंधक बहुत अधिक कुशल भी होगा, फिर भी अगर वो सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो उसको उस हद तक संतुष्टि के लायक नहीं माना जा सकता है। तो अतः प्रबंध का महत्व इस बात में है कि व्यवसाय की कुशलता कितनी है, ना कि यह देखा जाता है कि प्रबंधक का प्रबंध शास्त्र का कितना ज्ञान है। प्रबंध का उद्देश्य किसी उपक्रम में सार्थक परिणाम प्राप्त करना है। प्रबंध में व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग निहित है। प्रबंध की कुशलता में उसके दैनिक अनुभव और अभ्यास से वृद्धि होती है। ठीक है, जिस प्रकार कला को अगर हम लोग निरंतर करते जाएं तो उससे हम लोग हमारे जो अनुभव में और अभ्यास में वृद्धि होती है, तो उसी प्रकार अगर एक प्रबंधक सही ढंग से निरंतर प्रबंध करते जाए तो उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। देखिए, प्रबंध का कला के रूप में परीक्षण किया गया है। टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। उपयुक्त अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
कि प्रबंध में कला की सभी विशेषताओं का समावेश है, जैसे कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है। इस ज्ञान के आधार पर एक युक्ति यह समझा जा सकता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे पूरा किया जाए। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि प्रबंध को विभिन्न क्षेत्रों में चित्रों से संबंधित बहुत सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध है। सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति अलग अलग ढंग से करता है। जैसे दो खिलाड़ी अपना खेल अलग ढंग से खेलते हैं, इसी प्रकार दो अध्यापक पढ़ाने का ढंग अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार दो प्रबंधक भी अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अलग अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रबंध को एक कला के रूप में माना गया है, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत जो प्रबंधक अपने ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करता है और इस उपयोग से निरंतर उसकी कुशलता में वृद्धि भी होती है। अतः प्रबंध में जो है कला के संपूर्ण विशेषताएं पाई जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध में कला की समस्त विशेषताएं, जैसे सैद्धांतिक ज्ञान का होना, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग एवं व्यवहार व रचनात्मकता पर आधारित होना इत्यादि समस्त विशेषताओं का समावेश होता है। अतः प्रबंध को कला के रूप में स्वीकार करना उचित है। प्रबंध विज्ञान के रूप में व्यवस्थित ज्ञान जो किसी सिद्धांतों पर आधारित हो, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, व्यवस्थित ज्ञान जो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अर्थात विज्ञान ज्ञान का वह रूप है जिसमें अवलोकन तथा प्रयोगों द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात विज्ञान क्या है? जिसमें प्रयोग द्वारा और या अवलोकन के द्वारा कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, वास्तविक विज्ञान और नीति प्रधान विज्ञान। ठीक है, याद कीजिए मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स के लेक्चर में पढ़ाया था वास्तविक और आदर्श विज्ञान। ठीक है, तो उसी की बात की गई इसमें। विज्ञान के अंतर्गत हम केवल वास्तविक अथवा वर्तमान अवस्था का ही अध्ययन करते हैं, जबकि नीति प्रधान विज्ञान के अंतर्गत हम आदर्श भी निर्धारित करते हैं। तो वास्तविक विज्ञान यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, जबकि जो नीति प्रधान विज्ञान या फिर आदर्श विज्ञान है वो बताता है कि वस्तु की स्थिति क्या होनी भी चाहिए। ठीक है, व्यावसायिक प्रबंध भी निश्चित सिद्धांतों पर आधारित सुव्यवस्थित ज्ञान का भंडार है। विद्वानों ने अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर समय समय पर व्यवसायिक संबंधी अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जो प्रबंध को विज्ञान की कोटि में रखने के लिए पर्याप्त है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक प्रबंध, विवेकीकरण, विज्ञापन तथा बिक्री कला के सिद्धांत आदि। देखिए, प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस। उपयुक्त अध्ययन के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रबंध में विज्ञान बनने के सभी विशेषताओं का समावेश है, जैसे विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह ज्ञान का होना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि इसके अंतर्गत या इसके अपने सिद्धांत हैं जो प्रबंधों द्वारा किए गए शोध कार्यों के बाद विकसित हुए हैं। इसके साथ साथ विज्ञान की एक अन्य विशेषता यह है कि इसके सिद्धांत परीक्षण पर आधारित होते हैं। विज्ञान की इस विशेषता को प्रबंध पर लागू किया जाए तो पता चलता है कि प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति भी सिद्धांतवादी थ्योरिस्ट एवं अन्य व्यक्तियों के लगातार एवं उत्साहपूर्व परिश्रम के बाद ही हुई है। उपयुक्त बातों का अतिरिक्त वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं एवं उन्हें हर परिस्थिति में एवं हर समय लागू किया जा सकता है। प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंधकीय ज्ञान एवं सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं एवं उन्हें सभी परिस्थितियों में एवं हर समय लागू किया जा सकता है। यह ठीक है कि प्रबंध सिद्धांत इन्हें पूर्ण नहीं है जितने कि विज्ञान के इसके सिद्धांत बहुत कठोर नहीं है। ठीक है, प्रबंध को हम लोग विज्ञान के रूप में लेंगे, किंतु यह भौतिक या रसायन शास्त्र के विज्ञान की भांति नहीं है जो कि पूरा 100% या 100% सत्य हो। ठीक है, लेकिन भौतिक और रसायन शास्त्र की तरह प्रबंध को यथार्थ शुद्ध विज्ञान नहीं कहा जा सकता। प्रबंध का कला, विज्ञान एवं कला दोनों के रूप में परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज आर्ट एज वेल एज साइंस। उपयुक्त अध्ययन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। वास्तव में इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूपों को अलग नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान के बिना
अधूरा है तथा व्यवहारिक ज्ञान बिना सिद्धांतिक ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बताया गया कि जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान के बिना अधूरा है तथा व्यवहारिक ज्ञान भी सैद्धांतिक ज्ञान के बिना अधूरा है। ठीक है, तो ये दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात एक कुशल प्रबंधक के लिए प्रबंध का ज्ञान एवं अनुभव दोनों आवश्यक, मतलब आप उसको, एक प्रबंधक को प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान भी होना चाहिए तथा उसे सही रूप में इम्प्लीमेंट करने का उसके अनुभव व कुशलता कला भी होनी चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रबंध कला इसलिए है क्योंकि यह वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान एवं कुशलता का उपयोग करता है, और विज्ञान इसलिए है कि यह अध्ययनों तथा प्रयोगों से ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। देखिए, आधुनिक प्रबंध विद्वानों का मत है कि प्रबंध एक पेशा है तथा उसी रूप में इसका सने सने विकास होता चला जा रहा है। उनके अनुसार संपूर्ण राष्ट्रों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी तो अन्य उद्योग प्रधान देशों में व्यावसायिक प्रबंध एक स्वतंत्र पेशे के रूप में विकसित हो चुका है, तब प्रबंधकों को उसकी प्रबंध योग्यता के आधार पर ही कार्य सौंपा जा रहा है। प्रबंध को एक पेशा के रूप में बताया गया है, जिस प्रकार एक वकील, एक डॉक्टर उसे एक फिक्स पढ़ाई करके फिक्स डिग्री लेके तो उसे वकील की पदवी या डॉक्टर का जो सम्मान या पद दिया जाता है, इसी प्रकार एक प्रबंधक को भी प्रबंध बनने के लिए प्रबंधकीय शिक्षा की आवश्यकता होती है तथा वह उस पर कुछ सिद्धांतों और ज्ञानों का अध्ययन भी करता है। हमारे देश में भी अभी प्रबंध को एक पेशे के रूप में लिया गया है और आगे भी इसका विकास होते जा रहा है, तो प्रबंध एक पेशा के रूप में है। तीसरा पॉइंट, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रबंध के सामान्य सिद्धांत धार्मिक, राजनीतिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। कोई भी संस्था जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, इन लक्ष्यों को बिना नियोजन, प्लानिंग, निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन तथा नियंत्रण, कंट्रोलिंग आदि के प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया इसलिए कहा गया है कि क्योंकि प्रबंध का महत्व जो है सर्वव्यापी है, हर स्थान पर है, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में प्रबंध की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी संस्था बिना प्रबंध के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों जैसे नियोजन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि के सफल नहीं हो सकते या फिर उसके कार्य को नहीं किया जा सकता। तो सही प्रकार के संस्थाओं में नियोजन, संगठन, निर्देशन ये सब कार्यों को करना आवश्यक है, करना ही पड़ता है। द प्रबंध क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व। प्रबंध केवल एक आर्थिक संसाधन ही नहीं अपितु एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। व्यवसाय के क्षेत्र में हुए मूलभूत परिवर्तनों ने प्रबंधकों के दायित्वों में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। आज व्यवसाय को मनुष्य की खुशी और समाज और राष्ट्र की प्रगति के लक्ष्य प्राप्त करने का साधन माना जाता है। यह उत्तरदायित्व पेशेवर प्रबंधकों पर डाला गया है। यही कारण है कि प्रबंध को एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी ग्रहण करने पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, तो प्रबंध को एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी लिया गया है, क्योंकि किसी भी संस्था को अपने समाज जहाँ पर वो रहता है उसके लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, और इन सभी कार्यों का उत्तरदायित्व किसको दिया जाता है, एक मतलब प्रबंधक को दिया जाता है या प्रबंध विभाग को दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। नेक्स्ट है प्रबंध एक प्रणाली, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। वर्तमान में प्रबंध का एक पद्धति के रूप में अध्ययन किए जाने लगा है। विद्वान का यह मानना है कि वर्तमान युग में बड़े पैमाने के उद्योगों को अपनी व्यावसायिक समस्याओं पर विजय पाने के लिए संस्थाओं का प्रबंध प्रणाली, विचारधारा, सिस्टम कॉन्सेप्ट के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रबंध को एक प्रणाली के रूप में भी लिया गया है। इस पॉइंट में मुख्यतः यही कहा गया कि प्रबंध के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उनको एक प्रणाली के रूप में माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रबंध को भी एक प्रणाली माना गया है। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है, मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न क्वालिटी। प्रबंधक जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते। यह विचारधारा के समर्थक के अनुसार कुछ
व्यक्ति जन्म से ही इतने अधिक योग्य, कुशल, अनुभवी एवं दूरदर्शी होते हैं कि वे दूसरों पर कुशलतापूर्वक नेतृत्व एवं संगठन करने की क्षमता रखते हैं। ये गुण इतने जन्मजात होते हैं, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं। ठीक है, तो पहले क्या कहा जाता था कि जो प्रबंधक है वो जन्म लेते हैं, बल्कि बनाए नहीं जाते हैं। जन्म से ही उनमें कुछ प्रबंधक के विशेष गुण या लक्षण देखे गए हैं, परंतु आधुनिक विचारधारा जो कहती है उसका यह मत नहीं है कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं। वर्तमान में प्रबंध की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति कर रहे हैं, जो देश विदेश में प्रबंध की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करके बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रबंध को चला रहे हैं। अतः प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध केवल एक जन्मजात प्रतिभा ही नहीं है, बल्कि ज्ञान एवं कौशल का विकास करके व्यक्ति में प्रबंधक की गुणों का विकास किया जा सकता है। तो प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा के साथ साथ एक क्या है, एक अर्जित प्रतिभा भी कहा जाता है। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। ठीक है, प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो संगठन के विभिन्न स्तर, उच्च, मध्य एवं निम्न पर आवश्यक रूप से संपादित होती है। उच्च स्तर पर संचालक मंडल व महाप्रबंधक, मध्य स्तर पर विभागाध्यक्ष तथा उप विभागाध्यक्ष तथा निम्न स्तर पर कार्यालय अध्यक्ष, ऑफिस सुपरिटेंडेंट अथवा पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर आदि के द्वारा अपने कार्य से संबंधित आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। तो इस पॉइंट में मुख्यतः यही कहा गया है कि जो प्रबंध है और प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। ठीक है, प्रबंध के उच्च स्तर पर, हाई लेवल में भी, प्रबंध के मिडिल स्तर पर, मध्य जो मिडिल लेवल है मध्य स्तर पर भी, एवं प्रबंध का जो लोअर लेवल है निम्न स्तर पर भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। उच्च स्तर में जहाँ संचालक मंडल होता है, महाप्रबंधक होता है, उसी प्रकार मध्य एवं निम्न स्तर में विभागाध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष या निम्न स्तर पर कार्यालय अध्यक्ष या सुपरवाइजर आदि होते हैं। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति होती है तो साधनों के स्रोतों उपयोग में सहयोग करती है। इस शक्ति का ज्ञान उस समय होता है जब प्रबंध का दूसरा स्थान कोई दूसरा प्रबंधक ले लेता है। यदि प्रथम प्रबंधक के पास प्रयास सफल होते हैं तो उसे कुशल प्रबंधक कहा जाता है। यदि दूसरे प्रबंधक के पास असफलता होती है उसे अकुशल प्रबंधक कहा जाता है। तो प्रबंध को एक अदृश्य शक्ति के रूप में लिया गया है जो अन्य सभी साधनों को कुशल बनाते हैं या अन्य सभी साधनों का स्रोतों उपयोग संभव बनाता है। और इसका ज्ञान तभी होता है जब एक प्रबंधक अपना पद त्याग करता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रबंधक आता है। अगर पहले प्रबंधक के कार्यकाल में प्रबंध की अच्छी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, व्यवसाय अच्छा विकास करता है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि पहला प्रबंधक अधिक कुशल था या कम कुशल। प्रबंध और स्वामित्व प्राय भिन्न भिन्न होते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर जनरली डिफरेंस। प्रबंध तथा स्वामित्व सदैव एक नहीं होता। प्रबंध करता है परंतु स्वामी वर्ग पूंजी जुटाता है। भी आवश्यक नहीं है कि उपक्रम का स्वामी ही प्रबंधक हो। ठीक है, तो इस बिंदु में मुख्यतः कहा गया कि जो प्रबंध है और स्वामी है वो भिन्न भिन्न होता है, किंतु यह हमेशा ज़रूरी नहीं कि प्रबंध और स्वामी भिन्न भिन्न हो सकता है कि जो व्यवसाय का स्वामी हो और स्वयं भी प्रबंध करता हो। ठीक है, किंतु इसको भिन्न भिन्न रूप में भी लिया गया है, क्योंकि यह होना भी आवश्यक नहीं है कि जो व्यवसाय का स्वामी है वही प्रबंधक हो, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।